various international groupings in use. The first one is G20, Group of 20. It was established in year 1997 after the Asian crisis. After 1997 Asian crisis and after 2008 financial crisis, annual meeting happened. And इसका headquarter or secretariat, it has no permanent secretariat and president is responsible to bring together the agenda. Its members are EU and 19 other members. European Union and 19 other countries are its members with representative of World Bank and IMF. अब इसके मेंबर्स एक बार याद कर लेते हैं. नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से में हैं? नॉर्थ अमेरिका के तीनों कंट्रीज, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको. साउथ अमेरिका के अंदर दो बड़ी कंट्रीज, दैट इज अर्जेंटीना एंड ब्राजील. यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, टर्की और यूरोपियन यूनियन. देन इन एशिया, एशिया के सारी पावरफुल कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स. रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया. इन अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की सिर्फ एक कंट्री है साउथ अफ्रीका. एंड ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, ऑस्ट्रेलिया इज मेंबर. न्यूजीलैंड इज नॉट अ मेंबर. ऑस्ट्रेलिया के आसपास सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मेंबर है. इस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल बाई इट्स शेरपा हु प्लान्स, गाइड्स एंड इम्प्लीमेंट्स. Spain as a permanent member and non-member invitee है. Also attends Leaders Summit. ठीक है, Spain is not a member but Spain is a permanent non-member invitee and it also attends of Leaders Summit. Objective क्या है G20 का? To discuss policy relating to promotion of international financial stability. Presidency rotates annually according to a system that ensures a regional balance over time. एनुअली इसका प्रेसिडेंसी रोटेट होता है. एट प्रेजेंट 2020 में अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो सऊदी अरेबिया. द 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड टू 5 ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज. ठीक है, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप. एवरी ईयर G20 सेलेक्ट अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट. इंडिया इज इन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं? इन विच इंक्लूड रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की. रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और इंडिया, ये ग्रुप 2 के अंदर आते हैं. इंडिया ग्रुप 2 में आता है. देन रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? G20 मेंबर्स कंप्राइजेज और अदर इन्फॉर्मेशन भी है. ठीक है, सो G20 मेंबर्स कंप्राइजेज अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. पूरी दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन है G20 के अंदर. 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 8% of global investment and 75% of total trade. Programs and initiative. Financial Stability Board. Financial Stability Board कौन किसका है? G20 का है. Established after global financial crisis, an international body to monitor and recommend about global financial matters. Financial Stability Board. ठीक है. ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस. ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस प्रोग्राम किसका है? G20 का है. टू प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ स्मार्ट सिटीज टेक्नोलॉजीज. देन फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन मरीन प्लास्टिक लिटर, ये भी G20 का है. सो this is about G20. The next grouping is UN Office of Drugs and Crime. UN Office of Drugs and Crime, UNODC. It was established in 1997 और इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया में. G20 का कोई हेडक्वार्टर, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है. ठीक है, UNODC का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है. ड्रग्स एंड क्राइम रिलेटेड है ना, ड्रग्स एंड क्राइम रिलेटेड, तो इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है. एंड इसके टोटल 40 मेंबर्स हैं. स्टेट्स इलेक्टेड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस UNODC. ग्लोबल लीडर इन फाइट, इसका पर्पस क्या है? टू ग्लोबल लीडर इन फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स, क्राइम एंड टेररिज्म. इसके रिपोर्ट्स देख लेते हैं कुछ. यूएन ड्रग रिपोर्ट, एन एनुअल पब्लिकेशन इज यूज्ड बाय UNODC. यूएन ड्रग रिपोर्ट जो कि एनुअल पब्लिकेशन है, कौन इशू करता है? इट इज इशूड बाय यूएन ड्रग रिपोर्ट. इट इज इशूड बाय UNODC. ठीक है, एनुअल ड्रग रिपोर्ट इज इशूड बाय UNODC. ऑलराइट, so the next is World Drug celebrated
एनुअली इन 26 जून। वर्ल्ड ड्रग डे कौन ऑर्गेनाइज करता है? UNODC। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑन 9th December। ब्लू हार्ट कैंपेन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, it was also launched by UNODC. The next grouping is International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency, it was established in 1957 और इसका भी हेड क्वार्टर वियना में है और इसके रीजनल ऑफिसेस वेरियस लोकेशंस पे हैं। और इंडिया, अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो रीजनल ब्रांच है वो है टोक्यो, जापान में। और इसके अंदर 171 मेंबर हैं, इंडिया भी एक मेंबर है इसका। एंड सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन ऑफ द NPT आर नॉट प्री कंडीशन फॉर मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर आपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं भी किया है तब भी आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर बन सकते हैं, तभी इंडिया मेंबर है, क्योंकि इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है। नॉन मेंबर कंट्रीज इंक्लूड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ IAEA। वाइडली, हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वाइडली नोन एज द वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस डेवलपमेंट, वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन within the UN family, aims for peaceful use of nuclear energy and reports to both UNGA और UNSC, दोनों को रिपोर्ट करता है। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को रिपोर्ट करता है IAEA। इसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, जिसको पैक्ट कहते हैं। दूसरा है ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम। तीसरा है वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट एंड चौथा है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल। तो ये इसके प्रोग्राम्स हैं। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 इन रियो कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एट रियो कॉन्फ्रेंस एंड इसका हेड क्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। ठीक, UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी में, बॉन में। एंड इसके मेंबर्स 197 कंट्रीज आर पार्टीज टू कन्वेंशन एंड इट इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। इंडिया ऑफ कोर्स इसका मेंबर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एट ए लेवल टू प्रिवेंट हैजार्डस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए काम करता है UNFCCC। इसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF, इसका किसका प्रोग्राम है? WWF का, वर्ल्ड वाइड फोरम फंड फॉर नेचर का प्रोग्राम है GEF। तो GEF वर्क्स फॉर ऑपरेटिंग एंटिटी फॉर द फाइनेंशियल मैकेनिज्म। फंड्स ऑपरेट अंडर दिस आर स्पेशल क्लाइमेट फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड एंड लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। ये ग्रीन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर दो फंड्स हैं, स्पेशल क्लाइमेट फंड एंड ग्रीन लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। देन ग्रीन क्लाइमेट फंड, इट इंटेंड्स टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ग्रीन क्लाइमेट फंड किसका है? ये भी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर डिक्लेयर्ड बाय UNFCCC in COP21 in Paris in 2015. It puts on path towards a world with a low carbon and climate resilient future. तो intended nationally determined contribution भी UNFCCC का ही प्रोग्राम है। Then REDD plus initiative, REDD and REDD plus initiative किसका है? UNFCCC का है। Kyoto Protocol is a legally binding developed countries. Kyoto Protocol legally binds developed countries to emission reduction target. This is also by UNFCCC. Delhi Declaration focuses on development needs of the poorest countries and the need for technology transfer for mitigating climate change. तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं UNFCCC के। अब देख लेते हैं कि UNREDD प्रोग्राम क्या होता है। बेसिकली UNREDD एंड UNRED। UNREDD प्रोग्राम reducing emission from deforestation and forest degradation. It is a collaborative effort of FAO, UNEP and UNDP created as a response to Bali action of UNFCCC. इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड सपोर्ट टू डेवलप कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग emissions from deforestation and forest degradation.
इंडिया डिडंट पार्टिसिपेटेड इन UN REDD प्रोग्राम। REDD, अब एक REDD के बाद REDD प्लस प्रोग्राम, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये है बाय UNFCCC मेंबर, जो अभी हम पढ़ रहे थे। UNFCCC मेंबर कंट्रीज द्वारा UN REDD प्लस प्रोग्राम है। UN REDD FAO, UNEP और UNDP का प्रोग्राम है। UN REDD प्लस सपोर्ट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर reducing emission from deforestation and forest degradation and enhancement of forest carbon stock. India participated through National REDD Plus Authority under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, अब आते हैं हम अपने UNFCCC फ्रेमवर्क देख लिया हमने, इसके सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स देख लिए। अब इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 and 1956 started calling itself as Interpol. इसका हेड ऑफिस लियोन फ्रांस में है। फ्रांस के अंदर एक लियोन जगह है, वहाँ पे इंटरपोल का ऑफिस है, और इसके अंदर 194 मेंबर्स हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया ज्वाइंड इन 1949, ईच मेंबर हैज 1 vote. Then CBI host 91st General Assembly of Interpol in 2022. An international organization. Interpol is an international organization that facilitates worldwide police cooperation and crime control. ठीक है जी, और CBI इसको होस्ट करेगा। CBI will host 91st General Assembly of Interpol in 2022 में जो हो जनरल असेंबली होगा इंटरपोल का, उसको CBI होस्ट करेगा। इंटरपोल नोटिस इशू करता है, अलग अलग वेरियस कलर से नोटिस इशू करता है। अगर रेड नोटिस इशू करता है वो वांटेड पर्सन के लिए है, ग्रीन नोटिस है तो वार्निंग एंड इंटेलिजेंस पर्पस के लिए है, येलो नोटिस है तो मिसिंग पर्सन के लिए है, ब्लू नोटिस है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ किसी टॉपिक पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए है ब्लू नोटिस। देन अगर ब्लैक नोटिस है तो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली है उसको रिकॉग्निशन के लिए ब्लैक नोटिस है। ऑरेंज नोटिस एमिनेंट थ्रेट, किसी चीज़ के लिए एमिनेंट थ्रेट है तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इंटरपोल इशू करेगा, ठीक है। देन पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेज एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज बाय क्रिमिनल्स, मतलब मोडस ऑपरेंडी मतलब क्रिमिनल्स कोई भी क्राइम किस तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए अगर कोई ये बताने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना हुआ तो इसके लिए पर्पल नोटिस इशू करेगा इंटरपोल। इंटरपोल UN सिक्योरिटी स्पेशल नोटिस ग्रुप्स एंड इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट टू UNSC सैंक्शन, तो उसके लिए इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इशू करता है। द नेक्स्ट ग्रुपिंग इज कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ऑल्सो नोन एज द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम फॉर द बुडापेस्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम ऑल्सो नोन एज बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक। अब आते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में, बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुडापेस्ट इज इन हंगरी एंड उसका हेड क्वार्टर वहीं पे है, बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। इट वाज ड्रॉन अप बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप इन स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। 64 स्टेट्स हैज साइंड द कन्वेंशन, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। बुडापेस्ट कन्वेंशन का इंडिया साइन किया है क्या? नहीं किया है। द सोली लीगल बाइंडिंग, सिर्फ एक ऐसा सिर्फ एक ही ऐसा लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंटरनेट एंड कंप्यूटर क्राइम को एड्रेस करता है। कौन सा? बुडापेस्ट कन्वेंशन। वन ओपन फॉर रेटिफिकेशन इवन टू द स्टेट्स दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। ये स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था? काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा स्टार्ट किया गया था बुडापेस्ट कन्वेंशन। इंडिया इसका मेंबर नहीं है और दूसरे देश भी इंक्लूडिंग इंडिया इसके मेंबर्स बन सकते हैं अगर चाहें तो। फिर आते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन 1865, ये दुनिया का सबसे पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स ऑफ ITU इज ओपन टू ऑल मेंबर्स, इसका मेंबरशिप सारे ऑल मेंबर्स स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन के जितने मेंबर्स सारे मेंबर्स इसके मेंबर बन सकते हैं ITU के। इंडिया इज अ मेंबर एंड इट ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट, it also enters member it also allows membership from non-government organizations. ITU is a UN specialized agency for information and communication technology. ITU is a UN specialized agency, right, for communication technology with a membership 193 कंट्रीज के मेंबर हैं
और 9000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर है। इट इज़ द ओल्डेस्ट ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके दो इंडेक्स इशू करता है, एक इंडेक्स इशू करता है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो कि लास्ट पब्लिश हुआ था 2017 में, आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हैज़ सेट अप ITU साउथ एशिया एरिया ऑफिस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ITU का एक ऑफिस, साउथ एशिया ऑफिस है। ठीक, तो ये हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। द नेक्स्ट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। इट वाज सेट अप बाय UNEP एंड WMO टुगेदर। UNEP एंड WMO इसको बनाया था IPCC के, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। IPCC एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट दैट आर मेंबर्स ऑफ UN और WMO। जो UN के या WMO के मेंबर हैं वो IPCC के मेंबर बन सकते हैं। करेंटली 195 मेंबर्स हैं और इंडिया भी IPCC का मेंबर है। बुडापेस्ट कन्वेंशन का इंडिया मेंबर नहीं है, जो कि साइबर क्राइम के लिए है। ठीक, अब आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और कंट्रीब्यूट करता है टू वर्क ऑफ UNFCCC। ठीक, एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी नॉट अ UN एजेंसी। IPCC इज नॉट अ UN एजेंसी। ये न्यूज़ में था बिकॉज RK पचौरी जो कि एक इंडियन है एंड ही हैज सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ IPCC ड्यूरिंग 2002 से 2015 तक, एंड IPCC हैज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज ड्यूरिंग हिज टेन्योर। RK पचौरी के टेन्योर में नोबेल पीस प्राइज मिला था IPCC को। A special report on ocean and cryosphere in changing climate. It is released by IPCC. It assesses the impact of climate change on ocean, coastal, polar, and mountain ecosystem and human economies that depend on them. Next is International Solar Alliance. It was established in 2015 and entered into force in 2017. इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में है। इंडिया में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 128 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड फ्रांस। UN इज अ पार्टनर फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ईच मेंबर हैज 1 वोट। हर मेंबर के पास सिर्फ एक वोट है। बट कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैन ज्वाइन द अलायंस एंड एंजॉय ऑल बेनिफिट्स विथ एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट सिर्फ किस कंट्रीज को है? जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट है। नो मेंबरशिप फीस टू ज्वाइन ISA। ठीक है, एंड एन अलायंस ऑफ ऑब्जेक्टिव या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो इट इज एन अलायंस ऑफ सन साइन कंट्रीज, दैट इज कंट्रीज लाइंग बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड रिसीव सनशाइन फॉर मोर देन 300 days with the objective of efficient utilization of the solar energy to ensure energy security. India has committed operational solar capacity of 100 gigawatt by March 2022. Next grouping is United Nations. United Nations was established in 1945 and इसका secretariat is in New York. 193 members इसके हैं अभी यूनियन में। Maintain world peace and security, developing relations among nations, fostering cooperation between nations and all. So इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट हैं। UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स। UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट एक रिपोर्ट है जो कौन रिलीज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दिल्ली एंड मुंबई अमंग मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। दुनिया की मेगा सिटीज के अंदर दिल्ली एंड मुंबई का नाम आता है और इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। देन कम्स वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, दूसरा रिपोर्ट है। वेरियस कन्वेंशंस अंडर यूनाइटेड नेशंस, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन साइंड एंड रेटिफाइड बाय इंडिया। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। दूसरा कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इसको भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइंड बट नॉट येट रेटिफाइड। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इंडिया ने साइन किया है लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, UNOPS, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर UN सिस्टम्स, इसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में है। UN ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, UN की जितनी प्रोजेक्ट्स होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोपेनहेगन में है। अब आते हैं अदर ग्रुप, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क 7,
ये रहा साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसको 7 भी बोल सकते हैं। और 2011 में भूटान में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और इसके मेंबर कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, मतलब इंडिया के सारे पड़ोसी। इंडिया, उसके अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2, नेपाल भूटान 2, और बांग्लादेश, श्रीलंका और एक आइलैंड नेशन मालदीव। सो ये इसके मेंबर्स हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कम्बैटिंग इलीगल ट्रेड इन द रीजन। देन कम्स UNESCO, UN एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 और यूनेस्को का ऑफिस भी कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस में एक और ऑफिस था, किसका? इंटरपोल का। इसके मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ मैनकाइंड एज अ मीन्स ऑफ बिल्डिंग लास्टिंग पीस। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़ में रहे हैं, वो है पहला येलू प्रोक्लेमेशन। येलू प्रोक्लेमेशन वाज अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्स प्रोटेक्शन इन चांगशा, सेंट्रल चाइनाज ह्यूनान प्रोविंस इन 2018 बाय द यूनेस्को। येलू प्रोक्लेमेशन किस लिए है? लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। It calls upon the international community, state governments and non-government organizations among the others to reach a consensus on protection and promotion of linguistic diversity in the world. तो येलू प्रोक्लेमेशन है कि भैया पूरी दुनिया के अंदर जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। एंड इट द सेकंड इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम, इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम लॉन्च इन 1971. It aims to establish scientific basis for improvement in relationship between people and environment. पीपल एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप और बेहतर कैसे बनाया जाए, ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसके ऊपर चर्चा करता है। इंडिया हैज 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? ये भी यूनेस्को डिक्लेयर करता है। इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को, दीज साइट्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। देन UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, it helps to tackle the challenges of climate change and informing the communities about opportunities and challenges of climate change. ये कौन सा है? UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। then UN वर्ल्ड हेरिटेज साइट, these are the sites on UNESCO world heritage list. UNESCO provides funds to restore world heritage sites in developing nations. इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स किसका है? यूनेस्को का है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसका है? यूनेस्को का है। और एक और है रिपोर्ट जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जेंडर इक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये कौन? UNDP का है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। और एक और है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, भी किसका है? UNDP का है। और एक और है जिसमें जेंडर के लिए दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है एक रिपोर्ट, जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। और 3 जेंडर से रिलेटेड रिपोर्ट्स है ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसके। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP का है। और तीसरा जो है यूनेस्को का, वो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स कौन इशू करता है? यूनेस्को इशू करता है। और जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। ठीक है। द नेक्स्ट वी कम इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका हेड ऑफिस है मॉन्ट्रियल इन कनाडा। कनाडा के मॉन्ट्रियल के अंदर इसका हेड ऑफिस है। किसका? UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। 193 पार्टीज हैं, इंडिया भी ऑल्सो पार्टी है इसका।
It was established to promote cooperation and create and preserve friendship and understanding among the nations and people of the world. ठीक है. State should not authorize for exercising the use of weapons against a civilian aircraft. India has not ratified this amendment. मतलब इसके अंदर एक पार्ट ये भी है कि स्टेट को ऑथराइज नहीं करना चाहिए कि सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ा दे, लेकिन इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है. तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो न्यूज़ में थे. वो था, एक तो था एनेक्सर 13. एनेक्सर 13 ये किस न्यूज़ में था? बिकॉज ईरान ने अपना ही एयरक्राफ्ट शूट कर दिया था, तो उसके लिए न्यूज़ में था. तो एनेक्सर 13 एक है जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोसीजर आफ्टर प्लेन क्रैश बताता है कि प्लेन क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटरी प्रोसीजर बताता है. एनेक्सर 13 इट अलाउज द स्टेट विच इज लीडिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर यूजिंग द ब्लैक बॉक्स. ब्लैक बॉक्स कौन स्टेट यूज करेगा? जो इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है. और इन्वेस्टिगेशन लीड कौन करेगा? आर्टिकल 26 में बताता है कि रिक्वायर्स दैट स्टेट इन व्हिच जुरिसडिक्शन क्रैश हैज हैपेंड टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी इनटू द कॉज. जिसके जुरिसडिक्शन में क्रैश हुआ है वहीं स्टेट इंक्वायरी कराएगा. द स्टेट वेयर एक्सीडेंट हैज occurred हैज टू कम्युनिकेट टू स्टेट ऑफ ऑपरेटर एंड बी स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सी स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ये 4 लोगों को बताना है. किसको? जिसके यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसको 4 लोगों को बताना है. किसका? कि जिस कंट्री से ऑपरेटर बिलोंग करता है और जिस कंट्री से मैन्युफैक्चरर बिलोंग करता है जिसने उस एयरक्राफ्ट को बनाया था. तीसरा, जिस कंट्री में उस एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन है. चौथा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. इन 4 लोगों को इन्फॉर्म करना होता है. तो अब आते हैं 16th यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ऑल्सो कॉल्ड पालेर्मो कन्वेंशन. ये किसके लिए है? ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000 एंड इसका हेडक्वार्टर है पालेर्मो, इटली में. इसीलिए इसको पालेर्मो कन्वेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि पालेर्मो कहाँ है? इटली में है. वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है. किस चीज़ का? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. इंडिया ने इसको साइन किया 2002 में. ऑल यूएन मेंबर एक्सेप्ट फॉलोइंग 7 इसके मेंबर हैं. ये 7 कौन कौन इसके मेंबर नहीं है? ईरान, भूटान, पापुआ न्यू गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सोलोमन आइलैंड, सोमालिया, साउथ सूडान एंड तुवालू इसके मेंबर नहीं हैं. ये 7 मेंबर नहीं. ईरान, भूटान, पापुआ न्यू गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सोलोमन आइलैंड, सोमालिया, साउथ सूडान, तुवालू. ठीक है. UNTOC दैट इज यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इज द मेन लीगल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू फाइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. The UN Office on Drugs and Crime Control act as a custodian of the UNTOC and its protocol. The next is Convention on Conservation of Migratory Species, CMS Convention और Bonn Convention भी इसको कहा जाता है. 1983 में बना and it is signed in Bonn in Germany under the aegis of UNEP. And इसके 129 members हैं. India is a party. It aims to conserve migratory species within their migration range. It is enabled by UNEP and hence a UN-based intergovernmental convention for conservation of aquatic, terrestrial and avian migratory species. तो aquatic, terrestrial और avian migratory तीनों migratory species को प्रोटेक्ट करने के लिए है UN ये बॉन कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज. अपेंडिक्स 1 threatened migratory species in range countries to protect the reduced obstacle to reduce the obstacles. ये अपेंडिक्स 1 में अगर लिस्टेड है तो थ्रेटेंड स्पेसीज है एंड रेंज कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है. एंड अपेंडिक्स 2 में है माइग्रेटरी स्पेसीज विच रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है. अपेंडिक्स 2 में है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसको रिक्वायर है उसको बचाने के लिए, ऑल्दो वो थ्रेटन नहीं है. देन यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस. इट इज मैंडेटेड बाय UNGA in 1978. यूएन ऑफिस एट नायरोबी इन केन्या इसका सेक्रेटेरिएट का काम करता है. यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस, इसमें भी 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के. इट इज़ अ यूएन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर. इट्स मिशन इज टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट. यूएन हैबिटेट. ठीक है. और it communicates cities or towns that improve their solid waste management and reduce their waste management expenditure will be publicly recognized as waste wise cities. Waste wise cities
का एक टैग दिया जाएगा उस सिटीज़ को जो अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे और वेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे। तो वेस्ट वाइज सिटी ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट वाइज सिटी ये कौन डेजिग्नेट करता है, तो यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। देन द इनिशिएटिव आस्क्स कम्युनिटी सिटीज एंड टाउन्स अराउंड द वर्ल्ड टू रीथिंक, रिड्यूस, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीयूज वेस्ट। The twin goals of Habitat agenda are adequate shelter for all, the development of sustainable human settlement in an urbanizing world, and World Urban Forum and World Urban Campaign। तो ये है यूएन हैबिटेट। अब आते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UNCLOS। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982 में इसका बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जमाइका, मोंटेगो बे इन जमाइका के मोंटेगो बे में इसका हेडक्वार्टर है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, इसमें 157 मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी इज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेस। मैरीटाइम स्पेस के अंदर स्टेट का जुरिस्डिक्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये कौन बताता है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जमाइका के मोंटेगो में है, मोंटेगो बे में है। अब इसके कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो बहुत। डिवाइड्स मरीन एरियाज इनटू 5 मेन जोन, 5 जोन में डिवाइड करता है मरीन एरिया को। कौन कौन से, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटीजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और 5वां है द हाई सीज। अब देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। इंटरनल वाटर्स किसको कहते हैं, वाटर्स ऑन द लैंड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच breadth of the territorial sea is measured. Each coastal state has full sovereignty over its internal waters. The coastal area's rights are not limited by the innocent passengers through the innocent passage through the territorial area. Innocent passage का क्या मतलब होता है कि means passing through the water not prejudicial to the peace and security। तो इसका कहना इंटरनल वाटर्स के अंदर ये क्रॉस एप्लीकेबल नहीं था। इसका मतलब होता है कि उस एरिया से अनलेस एंड अनटिल आपको परमिशन है उस रेस्पेक्टिव कंट्री का आप पास नहीं कर सकते हैं। दूसरा है टेरिटोरियल सी, इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी टेरिटोरियल सी के अंदर आता है। और एक नॉटिकल माइल के अंदर कितना होता है, 1.85 किलोमीटर। कोस्टल स्टेट हैव सोवरेनिटी एंड जुरिस्डिक्शन ओवर टेरिटोरियल सी। सोवरेनिटी जुरिस्डिक्शन होता है किसका, कोस्टल स्टेट का टेरिटोरियल सी के ऊपर। बट द कोस्टल स्टेट्स राइट्स आर लिमिटेड बाय इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है जिससे सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है तो वो मूव कर सकता है, उसको कोस्टल स्टेट रोक नहीं सकते हैं। फिर आते हैं कॉन्टिजियस जोन, इट सी वर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक क्या है, कंटीजियस जोन है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल सी है। सोवरेनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्वेशन एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वेदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑफ द सी बेड एंड सबसॉइल। तो वहाँ पे जाके आप अपना नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन आप कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, कंटीजियस, सॉरी एक हम स्किप कर गए हैं शायद, नहीं, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल। फिर आता है कंटीजियस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल। हाँ, कंटीजियस जोन आता है अप टू 24 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल तक क्या है, कंटीजियस जोन है फ्रॉम द बेस लाइन एंड इट इज इंटरमीडिएट जोन बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड हाई सीज। It gives jurisdiction to the state on ocean's surface and floor only, not provide air and space right। ये jurisdiction कहाँ के लिए देता है, surface and floor right के लिए देता है। air space मतलब contiguous zone से एरोप्लेन क्रॉस कर सकती है, ठीक है। Then comes exclusive economic zone EEZ, it is seaward up to 200 nautical mile। 12 nautical mile territorial sea, 24 nautical mile contiguous zone and 200 nautical mile is exclusive economic zone। Sovereignty for exploring, exploiting,
हाँ, यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट, यहाँ तक आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज का, whether living or non-living, of the seabed and subsoil, and rights to carry out activities like production of energy from water, current, winds, etc. It does not give a coastal state right to prohibit or limit freedom of navigation or overflight, subject to very limited exceptions. High seas sea, उसके बाद high seas sea, the ocean surface and water column beyond EEZ, exclusive economic zone, that is 200 nautical mile from the shore line से 200 nautical mile के beyond का जो एरिया है वो उसको हाई सीज बोलते हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड एज कॉमन हेरिटेज फॉर ह्यूमन काइंड, ये सबका है। बेस लाइन क्या होता है? द लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोस्टल स्टेट्स। देन कम्स FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एस्टैब्लिश्ड इन 1989। इट इज अंडर द OECD, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। तो फ्रांस के अंदर तीन अंडर OECD हेडक्वार्टर फ्रांस। अभी तक फ्रांस में 3 ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर हम देख चुके हैं। पहला था किसका? पहला था इंटरपोल का, और दूसरा था यूनेस्को का, दूसरा यूनेस्को का था, पहला इंटरपोल का था, एंड तीसरा है इसका FATF का, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। एंड इसका इट इज इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज, कनाडा, ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव। G7 में कौन कौन? कनाडा और USA, फिर यूरोप में UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4, और एक है पांचवा, एक है जापान, जो एशिया के अंदर सिर्फ जापान है जो G7 का मेंबर है। तो G7 मेंबर्स है ना, कनाडा, US, फिर UK, फ्रांस, जर्मनी, UK, फ्रांस, जर्मनी, देन इटली, एंड देन जापान। टोटल 38 मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ। इंडिया इज अ मेंबर सिंस 2010, बिफोर दैट इट वाज ऑब्जर्वर स्टेट, एंड इसके अभी ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया एंड इंडोनेशिया FATF के ऑब्जर्वर हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर लीगल एंड रेगुलेटरी मेजर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। किस किस चीज के लिए है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड थ्रेट्स। इट इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर। तो इसके अंदर लिस्ट बनाए गए हैं। द फर्स्ट लिस्ट इज ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट सेट्स द टारगेट, grey list set of targets are given by FATF which have to be achieved by the country within a set deadline. black list, if no international black list अगर हो जाता है तो कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एंड नॉट टू बी डन, नॉट बी एबल टू बोरो फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। ईरान एंड नॉर्थ कोरिया आर द ओनली 2 कंट्रीज विच आर ब्लैक लिस्टेड। कौन कौन से अभी ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं? ईरान और नॉर्थ कोरिया। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज ईरान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन इशू करता है? FATF इशू करता है। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज UNCTAD, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1964 में बना, और इसका हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और ऑल UN प्लस UN ऑब्जर्वर स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स। देन इसका परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी and a part of UN Secretariat dealing with trade, finance, investment and development issues. UNCTAD किस चीज़ में डील करता है? UN Secretariat ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज के साथ डील करता है। कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNCTAD के रिपोर्ट्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है? UNCTAD, यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। It analyzes interaction between commodities and climate change and their implications on commodity development countries, commodity dependent developing countries, commodity dependent developing countries, commodity and development report। तो क्लाइमेट चेंज का कमोडिटी और इन कंट्रीज के ऊपर क्या असर रहेगा? कमोडिटी सेक्टर स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्शन भी बताता है ये कमोडिटीज डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया क्या, इंडिया इज नॉट अ कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज। कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिसका मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट कमोडिटी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कमोडिटी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। एशिया पैसिफिक इन्वेस्टमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय UNCTAD एंड UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी कौन इशू करता है? तो UNCTAD इशू करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज ऑल्सो इशूड बाय UNCTAD। The next is International Court of Justice, judicial organ of UN, established in 1945. इसका हेडक्वार्टर इज हेग इन नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। WHO कैन बी पार्टी टू द केसेस इन इंटरनेशनल
who can be a party to case in International Court of Justice? Only states which are member of the United Nations and which have become parties to the statute of the court, or which has accepted its jurisdiction under certain conditions are parties to the contentious cases. मतलब जो यूएन के मेंबर्स हैं और जो उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं वहीं इसके पार्टी बन सकते हैं, वहीं जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर सकते हैं. इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूएन चार्टर एंड लीगल डिस्प्यूट टू बी सेटल्ड एज पर इंटरनेशनल लॉज. एडवाइजरी रोल टू यूएन, इसका एडवाइजरी रोल है, यूएन को एडवाइजरी रोल प्ले करता है. इट्स जजमेंट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज विदाउट अपील. At most, it may be subject to interpretation or upon the discovery of a new fact revision. तो मतलब इसके जो फैसले हैं वो फाइनल होते हैं. एट मोस्ट क्या कर सकते हैं कि एक बार इसको रिव्यू करा सकते हैं. मोस्ट इट में सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन अपॉन अ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट. नया फैक्ट किस मिला तो उसके ऊपर दोबारा से इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज ये बाइंडिंग है. If a country goes against ICJ direction, then all P5 countries can impose sanctions. However, any one of the P5 member can block enforcement by using their veto power. Composition क्या है? 15 जजेस हैं जिसका टेनियर 9 साल के लिए होता है. 9 years का टेनियर है यहाँ पे, ठीक है. By UNGA and UNSC, these two votes separate. ठीक है, कंपोजिशन और 15 जजेस हैं. इससे जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? यूएनजी और यूएनएससी इसके जजेस को अपॉइंट करता है. दीज टू वोट्स सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ बोथ इज नीडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. 3 अफ्रीका, 2 लैटिन अमेरिका एंड 2 लैटिन अमेरिकन कैरिबियन एंड 3 एशिया, 5 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट. मतलब इसके 15 जजेस के मेंबर कैसे बनते हैं? अफ्रीका से 3 लोग लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 एंड एशिया से 3. एशिया से सिर्फ 3 जजेस लिए जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और वेस्टर्न यूरोप से 5 जजेस एंड अदर स्टेट से, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से 5 जजेस, वेस्टर्न यूरोप से 2 जजेस. तो टोटल ओवरऑल यूरोप से कितने? 7 जजेस यूरोप से हो गए, 3 एशिया से हो गए, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से 2 हो गए और अफ्रीका से 3 हो गए. ऐसे मिला के टोटल 5 2 7 3 10 5 15 5 3 8 5 13 और 2 15 जजेस हो गए. इलेक्शन वंस इन एवरी 3 years, एवरी 3 year में इलेक्शन होगा, ठीक है. 5 जजेस अमंग द 15 जजेस आर अपॉइंटेड फॉर 9 years. 15 जजेस में से 5 जजेस आर अपॉइंटेड फॉर 9 years. जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है. इलेक्शन कब होता है? एवरी 3 years इलेक्शन होता है. तो दिस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिलेटेड बात हो गई. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जेदा, सऊदी अरबिया में. और ओआईसी को डोमिनेट भी कौन करता है? सऊदी अरबिया करता है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सऊदी अरबिया में, जेदा सऊदी अरबिया में. और इसके टोटल 57 मेंबर्स हैं और 53 कंट्रीज आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज. इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट इट वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ ओआईसी इन दिसंबर 2019, जिसको हमारे इंडिया के सुषमा स्वराज जी ने अटेंड किया था. देन इट इज अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. इट endeavors to safeguard and protect the interest of Muslim world in spirit of promoting international peace and harmony among various platform of the world. ऑफिशियल लैंग्वेज इसका क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ओआईसी का? फ्रेंच, इंग्लिश एंड अरबिक. 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. अरबिक है, अरबिक तो है ही, इंग्लिश है और फ्रेंच है. द ओआईसी हैज अ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूएन एंड यूरोपियन यूनियन. ओआईसी का परमानेंट डेलीगेशन यूएन और यूरोपियन यूनियन में भी है. द 24th इज हेग कन्वेंशन, हेग एडॉप्शन कन्वेंशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1993 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग है, नीदरलैंड के अंदर. 101 मेंबर है. इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी. देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन. इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए बच्चों का प्रोटेक्शन करना इस कन्वेंशन का काम है. डीलिंग विथ इंटरनेशनल एडॉप्शन, चाइल्ड लॉन्ड्रिंग एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग. तो इंडिया की तरफ से कारा, जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी है, इज द नोडल एजेंसी फ्रॉम इंडिया फॉर दिस कन्वेंशन. नेक्स्ट, रामसार कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड 1971.
and it has 171 members. It is an international treaty for the conservation and sustainable use of wetlands. It is also known as Convention on Wetlands. It is named after the city of Ramsar in Iran. रामसार कहाँ है? ईरान में है. नीड, इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है. नीड फॉर सच कन्वेंशन, इस रामसार कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? रामसार कन्वेंशन किस लिए है? वेटलैंड को कैसे बचाया जाए, वेटलैंड्स का बेहतर यूज कैसे किया जाए, इसलिए इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं. तो इसका जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज 64% of the world's wetland have disappeared in the last century. The countries with the most sites are UK with 175 and Mexico with 142. Bolivia has the largest area under the Ramsar protection. Bolivia has the largest area under Ramsar protection. Inclusion of Ramsar site in the list embodies the government's commitment to take the steps necessary to ensure that its ecological character is maintained. India has 37 रामसार sites. इंडिया के अंदर कितने रामसार साइट्स हैं? 37 रामसार साइट्स हैं. एक बार अगर कोई वेटलैंड रामसार साइट में आ गया तो इसका मतलब है कि सरकार से बोला जा रहा है कि सर इस रामसार, इस साइट, पर्टिकुलर साइट का प्रोटेक्शन करिए इसका, ताकि इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहे. मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इट इज मेंटेन्ड एज पार्ट ऑफ रामसार साइट. Montreux record is a register of wetland site on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर का चेंज हुआ है, आर अकरिंग या फिर हो रहा है, और लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस. अगर कोई जगह मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर या तो खराब चेंजेस हो गए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर लिखते हैं. इंडियाज 2 साइट्स आर इन दिस रिकॉर्ड, लोकतक लेक ऑफ मणिपुर एंड केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान. ठीक है, अब आते हैं, रामसार कन्वेंशन हो गया. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड 1971 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, कोलोगनी में. कोलोगनी के अंदर हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. इसके वेरियस मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के. अब आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन. इट वाज अर्लियर नोन एज यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, और इसका एनुअल मीटिंग कहाँ होता है? दावोस में होता है. इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें पहला आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. एज पर दिस रिपोर्ट नंबर 1 रैंक कौन है? सिंगापुर है, और इंडिया का रैंक 68th है, और इंडिया का रैंक डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 58th rank in 58th rank. Then global competitiveness report, then travel and tourism competitiveness report 2019. This is a biennial report and इसका फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड है और इंडिया का रैंक 34th है, अप 6 प्लेसेस फ्रॉम 2016. तो टूरिज्म के अंदर इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है, और इंडियाज हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट वाज इन इनेबलिंग इन्वायरमेंट इंडिकेटर. देन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है, और इंडिया रैंक 112 एमंग 153 कंट्रीज. आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड आर टॉप 3 कंट्रीज. सबसे बेहतर ग्लोबल जेंडर गैप कहाँ, मतलब जेंडर न्यूट्रल कंट्रीज कौन है? तो वो है आइसलैंड. देन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इट इज ऑल्सो रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया रैंक 76th, और इंडिया का रैंक इसमें इम्प्रूव हुआ है एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर. Then another is global environment performance index. Then another is outlook on global agenda. Then global IT report, global risk report, inclusive development report and human capital index. ये सारे रिपोर्ट कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है. प्रोग्राम्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डिजिटल करेंसी गवर्नेंस, ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर डिजिटल करेंसी गवर्नेंस. It is a first global consortium focused on designing framework for governance of digital currencies. Then Drone Innovators Network, DIN, Drone Innovators Network, to help overcome the challenges regulators are facing in enabling drones and unmanned aviation. In India, Digital Sky Platform is a portal for registration and flying of civil ड्रोन. इंडिया के अंदर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है. अगर आपने ड्रोन बनाया है तो आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करिए और उसके बाद अपना ड्रोन उड़ाइए.
ठीक है, तो ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हो गया। एक बार देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट कौन कौन से, सिर्फ नाम पढ़ेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन यूएसए के अंदर। वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइज प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कॉन्ट्रीब्यूशंस। इसमें वोटिंग पावर किस चीज़ पे बेस करेगा, इकोनॉमिक का साइज क्या है, आपकी कंट्री का इकोनॉमिक का साइज क्या है, प्लस आपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में कितना कंट्रीब्यूट किया है। सबसे ज़्यादा यूएसए का वोटिंग राइट है वर्ल्ड बैंक के अंदर 15.85%, फॉलोड बाय जापान, दूसरे नंबर पर जापान, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड इंडिया। ठीक है, द ऑफिशियल गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। इसका एम क्या है, मेंटेन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फैसिलिटेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो इंस्टीट्यूशंस हैं। वर्ल्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर दो ग्रुप हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर है IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, फिर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये चौथा ग्रुप है, चौथा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर। अब इसके रिपोर्ट्स देखते हैं, रिपोर्ट से कुछ अदर इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक इशू करता है। एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया GDP ग्रोथ फॉर 2020-21 5.8% रहेगा। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज ऑल्सो बाय वर्ल्ड बैंक। इंडियाज रैंक improved from 63rd position in previous year to 70 नो, इंडिया का रैंक 63rd पोजीशन हो गया है इन करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर में 77th पोजीशन था। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक। रेमिटेंस रिपोर्ट कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक, एंड द सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक इशू करता है। इंडिया रैंक इंप्रूव फ्रॉम 44th to 54th। लॉजिस्टिक्स के मामले, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक बेहतर हुआ है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक। इस बार का टाइटल क्या था, ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। एंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, एंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट, इट इज ऑल्सो बाय वर्ल्ड बैंक। एंड लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ 10 years ओल्ड हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड ए सिंपल स्टोरी। एक 10 साल का बच्चा कितनी आसानी से पढ़ सकता है और एक सिंपल सी स्टोरी समझ सकता है, ये लर्निंग पॉवर्टी इससे डिफाइन होता है। ठीक है, एज इन मोस्ट कंट्रीज learning poverty is higher for boys than for girls. Then biocarbon fund initiative is also of World Bank for sustainable forest and landscape management by World Bank. Other information, International Financial Corporation, it has offered the masala bond in the commercial arm of World Bank. International Financial Corporation ने मसाला बॉन्ड को ऑफर किया था। फिर आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ये भी 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक साथ इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके अंदर 189 कंट्रीज है। इसके अंदर मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैज मोस्ट वोटिंग पावर। वोटिंग पावर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर कोटाज, दैट इज अमाउंट दे कंट्रीब्यूट टू IMF। जितना ज़्यादा आप IMF में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको वोटिंग पावर रहेगा। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज विथ BOP प्रॉब्लम, मतलब जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम रहेगा वो आके IMF से फंडिंग कर सकता है। द IMF लेंड्स मनी टू रिप्लेनिश इंटरनेशनल रिजर्व्स, स्टेबलाइज करेंसी स्ट्रेंथ कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी। मेंबरशिप ऑफ IMF इज प्रीरिक्विजिट टू द मेंबरशिप ऑफ IBRD। IBRD जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है ना, इसके अगर मेंबर आपको बनना है तो आपको IMF का मेंबर भी रहना पड़ेगा। ज्वाइनिंग IMF कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट सर्टेन सम कॉल्ड कोटा सब्सक्रिप्शन। और एक और बात जो इसके अंदर मेंशन नहीं है वो कि IMF
लोन सिर्फ मेंबर कंट्रीज को ही दे सकता है, ठीक है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ इशू करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी कौन इशू करता है? आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है? आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक पढ़ के ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहीं इशू करता होगा, लेकिन नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन इशू करता है? आईएमएफ इशू करता है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5.8% रहेगा 2020-21 में। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है उसमें भी 5.8% भी ही इन्होंने अंदाजा लगाया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भी 5.8%। नाइस। देन स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज द IMF's यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज डिटरमाइंड बाय समिंग वैल्यूज इन USD बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ SDR बास्केट ऑफ करेंसीज। बास्केट ऑफ करेंसीज कौन कौन है? कौन कौन सा बास्केट ऑफ करेंसी है जिसको कंसिडर किया जाता है SDR कैलकुलेट करने के लिए? वो है USD, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेमनीबी। चाइनीज रेमनी इज द लेटेस्ट एंट्री इन द बास्केट। USD, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेमनी, 5 करेंसीज के बास्केट को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और फिर जो निकल के आता है वो होता है SDR का प्राइस वैल्यू। देन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। OECD वाज एस्टैब्लिश इन 1961, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके अंदर 36 कंट्रीज आती हैं। लिथुआनिया इज द लेटेस्ट ज्वाइनी, लिथुआनिया लेटेस्ट ज्वाइनी है जो 2018 में ज्वाइन किया, और OECD ग्रुप ऑफ हाई डेवलपिंग कंट्री, हाई इनकम कंट्रीज हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही इसका ऑब्जर्वर है, बट एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। इट वाज एस्टैब्लिश टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए OECD का गठन हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन इशू करता है? OECD इशू करता है। देन पीसा टेस्ट, पीसा टेस्ट भी कौन लेता है? OECD लेता है। पीसा टेस्ट द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर ग्रेड 7 और हाई, एज 15 साल 2 महीना से 16 साल 2 महीना तक के बच्चों का टेस्ट होता है इसके अंदर पीसा टेस्ट में। इट इज हेल्ड एवरी 3 years। इंडिया लास्ट पार्टिसिपेटेड इन 2009 एंड इंडिया हैज टू पार्टिसिपेट इन 2021 वाला पीसा टेस्ट। द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड of OECD program है, common reporting standard started in 2014 by OECD. It is an information standard for authentic exchange of information regarding bank accounts on global level between tax authorities to combat tax evasion. Tax evasion को combat करने के लिए क्या है? common reporting standard। ये किसने इशू किया है? OECD ने। The International Energy Agency, International IEA, International Energy Agency is also as autonomous organization under the aegis of OECD। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी किसके अंदर आता है? OECD के अंदर आता है। एक IAEA था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो नहीं, वो UN का बॉडी है। ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, एटॉमिक एनर्जी नहीं, सिर्फ एनर्जी एजेंसी, ये OECD का मेंबर है, का बॉडी है। इट इज़ फाउंड इन रिस्पॉन्स टू 73-74 ऑयल क्राइसिस। अब आते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और 74 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? OECD कंट्रीज, मेंबर्स ऑफ OECD कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, अभी जो हमने देखा था यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंडिया इज बिकेम इट्स मेंबर इन 2017, और इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प कंट्रीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू ऑयल सप्लाई। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी खुद अपना इशू करता है रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एंड ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट कौन इशू करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इशू करता है। एज पर दिस रिपोर्ट, चाइना, US एंड इंडिया टुगेदर अकाउंटेड फॉर नियरली 70% ऑफ द राइज इन एनर्जी डिमांड। इंडिया, चाइना और USA तीनों मिलके एनर्जी डिमांड का 70% इंक्रीज कर रहे हैं। UNEP, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम 72 में भी एस्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, केन्या।
और इसके अंदर भी 193 मेंबर्स है और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएनईपी। तो क्लाइमेट क्लीन कोएलिशन, क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन जो है ये यूएनईपी का प्रोग्राम है एंड इट इज़ टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब इसके कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ग्लोबल ग्रीन न्यू डील रिपोर्ट, GGND, ग्लोबल ग्रीन न्यू डील रिपोर्ट इज ऑफ, ये किसका है? ग्लोबल ग्रीन न्यू डील रिपोर्ट इज ऑफ यूएनईपी, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम। द एमिशन गैप रिपोर्ट इज ऑल्सो ऑफ यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। It is the 10th edition of the annual publication. Emission gap report is an annual publication. Assessment of gap between pledged greenhouse gas emissions and greenhouse gas required to limit the global temperature below 2 डिग्री सेल्सियस। ये ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट के अंदर बताता है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए कितना हमें कम करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैस, और हमने कितना प्लेज किया है कि कम करेंगे ग्रीन हाउस गैस। एंड इंडिया, रशिया एंड टर्की ओवर परफॉर्मर कंट्रीज, इंडिया, रशिया एंड टर्की आर ओवर परफॉर्मर कंट्रीज। इसका सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट ऑफ साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनईपी एंड लोकेटेड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सेक्रेटेरिएट, हाँ एक अदर इन्फॉर्मेशन है कि साइट्स का सेक्रेटेरिएट, जो साइट्स जो स्पेसीज का कंजर्वेशन के लिए है उसका सेक्रेटेरिएट कौन एडमिनिस्टर करता है? यूएनईपी में एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। और ऑब्वियसली तो साइट्स का सेक्रेटेरिएट कहाँ होगा? जेनेवा में होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब आते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 2006 में हुआ एंड साइंड इन 2007। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर है। इंडिया एक सिग्नेटरी है। टू प्रोटेक्ट द राइट एंड डिग्निटीज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ओनली यूएन ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट विद द एक्सप्लिसिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट डायमेंशन। फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी का पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी कौन है? तो वो है यूएन कन्वेंशन ऑन पर्सन विथ राइट्स, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। अब आते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन, ये तो पढ़ लिया, राइट्स विथ डिसेबिलिटी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूके। इंडिया ज्वाइंड आईएमओ इन 1959, बहुत पहले ही इंडिया ज्वाइन कर लिया 1959 में। It is a specialized agency of United Nations and it is responsible for regulating every aspect of global shipping. There is no enforcement mechanism to implement the policies of IMO. International Maritime Organization के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कोई मैकेनिज्म वैसे तो नहीं है, लेकिन यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन, सुआ कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, SUA, सुआ कन्वेंशन। सपरेशन ये किसका है? मैरीटाइम का है, आईएमओ का है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, 16 कन्वेंशन, ये किसका है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेशनल शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, ये भी किसका है? तो आईएमओ का है। तो अब आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ILO 1919 में बन गया था, एफिलिएटेड टू यूएन इन 1946 एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इट इज़ द ओनली ट्रिपाइट्रिएट यूएन एजेंसी, ओनली ट्रिपाइट्रिएट यूएन एजेंसी। इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एक इकलौता यूएन एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों मिलके साथ में काम करते हैं, ठीक है। ये ठीक ईपीएफओ के जैसा है। इंडिया के अंदर जो ईपीएफओ है ना, ईपीएफओ के अंदर भी कौन कौन से मेंबर्स? वो भी कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करता है। उसके अंदर मेंबर्स हैं गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, तीनों मेंबर्स रहते हैं ईपीएफओ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर 187 मेंबर्स है और इंडिया इज अ मेंबर आईएलओ का। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टू एडवांस सोशल जस्टिस एंड प्रमोट डिसेंट वर्क बाय सेटिंग लेबर स्टैंडर्ड्स। एन एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशन, इट वाज क्रिएटेड इन 1919 एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दैट एंडेड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन 1969 फॉर इट्स वर्क। 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी से नवाजा जा चुका है इसको। फिर आते हैं इसके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। फ्यूचर वर्क इनिशिएटिव, फ्यूचर वर्क इनिशिएटिव किसका है? आईएलओ का है। देन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक भी आईएलओ का है। फिर आते हैं कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
इंडिया इज अ मेंबर. उज्बेकिस्तान ज्वाइंड मोस्ट रिसेंटली इन अक्टूबर 2019. उज्बेकिस्तान सबसे लेटेस्ट ज्वाइनी है किसका, कार्टागेना प्रोटोकॉल का ऑन बायोसेफ्टी. इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बायोसेफ्टी एज ए सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. CBD का एक सप्लीमेंट है. इट सीक्स टू protect biological diversity from the potential risks posed by genetically modified organisms resulting from modern biotechnology. ये क्या करता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क ऑफ पोज बाय जेनेटिक, जैसे GM जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर, मतलब उनका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट रिस्क है क्योंकि उसके जेनेटिक मॉडिफाई करके हम कुछ भी से कुछ भी बना देते हैं, तो उसका लिए जो उसके ऊपर जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टागेना प्रोटोकॉल है. और इट इज़ इन एडिशन टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल एक सेकेंड, CBD था ना, कोलैबोरेट क्लोजली विद रियो कन्वेंशन इन CBD. UNCCD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एडिशनल में है क्या, कार्टागेना प्रोटोकॉल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी से जो चैलेंजेस हैं, GM जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से जो चैलेंजेस हैं उसको उससे बचाने के लिए है कार्टागेना प्रोटोकॉल और इंडिया इज अ मेंबर. फिर आते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन. इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन 2009. इट केम इन इफेक्ट इन 2010 और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मस्दर सिटी इन अबू धाबी. अबू धाबी के मस्दर सिटी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन है. इसके 60 मेंबर्स और EU है मेंबर और इंडिया भी इसका मेंबर है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का. It is an intergovernmental organization mandated to facilitate cooperation for renewable energy. It is the first international organization to focus exclusively on renewable energy. Addressing मतलब सिर्फ exclusively इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चाहे वो एयर हो, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, तो सारे रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए कोई स्पेशलाइज एजेंसी है तो वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. एड्रेसिंग द नीड्स इन बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. इट इज एन ऑफिशियल UN ऑब्जर्वर. नेक्स्ट इज कैरिकॉम ग्रुप, कैरिबियन कम्युनिटी ग्रुप. 1973 में ट्रीटी बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ चागुआरामास. जॉर्ज टाउन गुयाना में इसका हेड ऑफिस है और ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 15 मेंबर स्टेट्स एंड 5 एसोसिएटेड मेंबर्स. चेयरमैनशिप इज रोटेटेड every 6 month among the countries. तो बेसिकली कैरिबियन कंट्रीज का एक ग्रुप है. CARICOM is a single market economy are intended to benefit the people of the region by providing more and better opportunities to produce and sell goods and services and to attract investment. The next grouping is FAO. This is important. Food and Agriculture Organization FAO. FAO is a UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है. लेकिन पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, USA के वाशिंगटन DC में था, जो कि 1951 में शिफ्ट हो गया. कहाँ, रोम इटली में. 197 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया. UN member state that is not part of FAO is Liechtenstein. Liechtenstein is not a member of FAO. It helps government and development agencies coordinate activities to improve and develop agriculture, forestry, fisheries, law and water resources, etc. It is governed by biennial conference. Biennial conference से गवर्न होता है and representing each country and EU. and इसका रीजनल ऑफिस एशिया पैसिफिक कहाँ पर है, बैंकॉक थाईलैंड में. इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका रीजनल ऑफिस है. फिर आते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट. एक और था रीजनल ऑफिस एशिया का, लेकिन वो चाइना में था रीजनल ऑफिस. वो कौन सा ग्रुप था, 6 रीजनल ऑफिसेज. वेट अ सेकेंड, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रीजनल ऑफिस कहाँ है,
जापान के अंदर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे लेबर, फाओ का रीजनल ऑफिस कहाँ है? बैंकॉक। फाओ का रीजनल ऑफिस कहाँ है? बैंकॉक में है। ठीक है, फाओ कहाँ गया? फाओ 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 ये रहा फाओ। तो इट्स बाइएनियल कॉन्फ्रेंस से रेगुलेट होता है। तो इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेज रिपोर्ट, ये फाओ का है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स सॉइल रिसोर्स, ये भी किसका है? फाओ का है। इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्स, जेनेटिक रिसोर्स को तो प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टागेना प्रोटोकॉल था, उसके अकॉर्डिंग आता है क्या? नहीं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्स, ये कौन रिसीव करता है? ये भी फाओ ही रिलीज करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स सॉइल रिसोर्स, ये कौन रिसीव करता है? फाओ। इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये फाओ का कन्वेंशन है। इट इज टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स एंड प्लांट डिजीज इन बोथ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स। इट इज एन अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन भी टू कैरी आउट एक्शन अगेंस्ट हंगर, ये किसका है? फाओ का है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये भी किसका है? फाओ का है। फॉर राइस प्रोडक्शन इन एशिया, राइस प्रोडक्शन इन एशिया, ठीक है, राइस प्रोडक्शन इन एशिया के लिए कौन सा है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। टू ट्रेन फार्मर्स, द ग्लोबल पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप डेडिकेटेड टू इंक्रीज द पार्टनरशिप प्लांट ब्रीडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये किसका है? फाओ का है। ग्लोबल पार्टनरशिप इनिशिएटिव फॉर प्लांट ब्रीडिंग। देन ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज है ये, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, इसको हेरिटेज देखते ही ऐसे मत समझ लेना कि यूनेस्को का है, नहीं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है, तो ये किसका है? एग्रीकल्चर हेरिटेज है, ये है फाओ का। इट एम्स टू आइडेंटिफाई, सपोर्ट एंड सेफगार्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, लैंडस्केप नॉलेज सिस्टम एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो ऑफ फाओ एंड इज नोन एज अ सीड ट्रीटी, सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ 64 क्रॉप्स, इट क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स दैट हैव ज्वाइंड इट, इंडिया इज अ पार्टी। जो भी स्टेट इसको ज्वाइन कर लेते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना पड़ता है अपने सीड से रिलेटेड, और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। देन फाओ फूड प्राइस इंडेक्स, इट मेजर्स मंथली चेंजेस इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ 5 कमोडिटीज, 5 कमोडिटीज के अंदर मंथली चेंजेस क्या हो रहे हैं पूरी दुनिया में। सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट एंड शुगर, ये 5 कमोडिटीज, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल और डेयरी, मीट एंड शुगर, तो ये हो गया हमारा फाओ। देन MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, इट डजंट हैव हेडक्वार्टर, सेपरेट हेडक्वार्टर, सेपरेट सेक्रेटरीट। फ्रांस सर्व एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फ्रांस एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्व करता है MTCR का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई G7 कंट्रीज, G7 में कौन कौन से आते हैं? USA, कनाडा, फ्रांस, UK, जर्मनी, इटली एंड जापान, G7 कंट्रीज ये हो गए। एंड इसी इनका इनिशिएटिव था ये MTCR, और इसके अंदर 35 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जापान एंड इंडिया फ्रॉम एशिया, ठीक है। एशिया से 2 कंट्रीज हैं सिर्फ, इंडिया और जापान, चाइना पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है, ध्यान रखने वाली बात यह है। इंडिया बिकम मेंबर इन 2016 में इंडिया इसका मेंबर बन गया, ठीक है। तो ये 3 ग्रुपिंग आप देख सकते हैं, MTCR, वासनार एग्रीमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन तीनों का मेंबर इंडिया बना। 2016 में MTCR का मेंबर बना, वासनार ग्रुप में 2017 में बना, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 2018 में मेंबर बना, ठीक है। तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के अंदर देख लिया हमने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ मल्टीलेटरल कंसेंसस बेस्ड ग्रुपिंग, इट इज़ इंटायरली वॉलेंट्री, दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, इट इज़ कमिटेड टू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड मिसाइल्स कैपेबल ऑफ कैरिंग
केमिकल, बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो, ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उसको कैरी नहीं करेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, उसका नॉन प्रोलिफरेशन हो, ठीक है। इट कंट्रोल्स एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स इन्वॉल्व इन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड एरियल व्हीकल पर्टिकुलरली कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैपेबल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन all types. Then comes Wassenaar Agreement. It is established in 1996 to succeed the Cold War era Coordinating Committee for Multilateral Export Control. तो कोल्ड वॉर एरा में एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल बना था, उसी वहीं आगे बढ़ के वसनार एग्रीमेंट हो गया। वसनार नियर द हेग, इट इज़ इन नीदरलैंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड, और नीदरलैंड की एक वसनार जगह है, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। द वसनार एग्रीमेंट हैज़ 42 मेंबर्स विद एक्सेप्शन ऑफ चाइना, ऑल अदर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर सिग्नेटरीज ऑफ द वसनार एग्रीमेंट। तो इसके अंदर भी चाइना मेंबर नहीं है, विद एक्सेप्शन ऑफ चाइना ऑल अदर परमानेंट मेंबर्स। वसनार एग्रीमेंट का मेंबर भी चाइना नहीं है। इंडिया बिकेम मेंबर इन 2017, चाइना एंड पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर। जापान एंड साउथ कोरिया आर ऑल्सो मेंबर्स। एशिया के अंदर जापान और साउथ कोरिया मेंबर हैं इसके वसनार एग्रीमेंट के। अब आते हैं, और एमटीसीआर के अंदर कौन है? एशिया से जापान और इंडिया, और वसनार एग्रीमेंट में भी जापान और साउथ कोरिया और इंडिया 3 मेंबर है एशिया से। द वसनार एग्रीमेंट इज एन एलिट club of countries which is subscribed to nuclear, chemical and biological weapons export control regime. Other groups are nuclear supplier group, missile technology control regime, comprehensive nuclear treaty ban and Australia group, ठीक है, ये अदर ग्रुप हैं। तो वसनार एग्रीमेंट भी न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल regime है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एस्टैब्लिश इन 1985। इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया मैनेजेज इट, इसका कोई सेपरेट सेक्रेटरीट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इसको मैनेज करता है। एमटीसीआर को कौन मैनेज करता है? फ्रांस। और वसनार एग्रीमेंट कहाँ से मैनेज होता है? नीदरलैंड से, वसनार से। तो 42 मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स ऑफ ओईसीडी, ईयू, यूक्रेन एंड अर्जेंटीना। इंडिया बिकेम मेंबर इन 2018। चाइना, पाकिस्तान आर नॉट मेंबर्स। इट established after the use of chemical weapon by Iraq in 1984. It is for chemical weapon या biological weapon control regime. Member countries to ensure licensing measures for export of such items. It is a voluntary establishing grouping and non-binding in nature. अब आते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी ग्रुप, जिसके मेंबरशिप के लिए इंडिया बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। इट established in 1974 in response to India's nuclear test. It does not have a separate secretariat or general budget. It has 48 members, include 5 nuclear weapon states: USA, Russia, France, UK and China. India is not a member. A group of 47, a group of nuclear supplier countries that seeks to contribute to non-proliferation and nuclear weapon. It is a informal group, hence non-binding in nature. NPT is an international treaty which came into force in 1970. The main objective was to prevent the spread of nuclear weapons and weapon technology. लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल हैज़ नॉट साइन द एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल इन 3 देशों ने साइन नहीं किया है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी बिकॉज, इसके कारण है पहला, द एनपीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज दोज स्टेट्स हु हैज टेस्टेड बिफोर 1967, और ये बना कब था? 1974 में बना था। और इंडिया ने भी टेस्टिंग जो किया था 1967 के बाद किया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, 1967 से पहले जिसने टेस्टिंग किया है वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाएगा। विच मीन्स इंडिया कैन नेवर बिकम न्यूक्लियर स्टेट एज पोखरान हैपेंड इन 1974। दैट इज पोखरान टेस्ट, जिसको स्माइलिंग बुद्धा का कोड लाइन दिया गया था, वो 1974 में हुआ। दूसरा कारण है नो फिक्स्ड टाइमलाइन हैज बीन मेंशन्ड फॉर दिस डिसआर्ममेंट। देन कम्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और 194 मेंबर्स हैं इसके, इंक्लूडिंग इंडिया, एंड 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके। टू कोऑर्डिनेट, ऑब्जर्व एंड प्रोक्यूर हेल्थ सर्विस, रेज अवेयरनेस एंड टू इंश्योर
स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के इंश्योर करने के लिए WHO का गठन हुआ। इसके रिपोर्ट्स हैं कुछ, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2019, इट इज एन एनुअल रिपोर्ट, देन वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट। इसका गवर्नेंस देख लेते हैं एक बार। तो गवर्नेंस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली of delegates representing members each member can send maximum 3 delegates and it is conducted annually। मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ना, इसके अंदर हर मेंबर को अपने डेलीगेट्स भेजने होते हैं, लेकिन एक मेंबर कितने मैक्सिमम डेलीगेट्स भेज सकता है? 3 डेलीगेट्स, और ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एनुअल कंडक्ट होता है। अब आते हैं इंडियन ओशियन कमीशन, IOC, इंडियन ओशियन कमीशन। It was established in 1982 and created in Mauritius and institutionalized in 1984 by the Victoria Agreement and signed in Seychelles। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन ओशियन कमीशन का? मॉरिशस में। 5 अफ्रीकन कंट्रीज, इसके मेंबर्स देख लेते हैं। 5 अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन, वेस्टर्न इंडियन ओशियन से 5 अफ्रीकन कंट्रीज, कॉमोरोस, मदागास्कर, मॉरिशस, फ्रेंच रियूनियन एंड सेशल्स। कौन कौन से? कॉमरोस, मदागास्कर, मॉरिशस, फ्रेंच यूनियन एंड सेशल्स, इसके 5 अफ्रीकन कंट्रीज मेंबर हैं। इसका ऑब्जर्वर कौन कौन है? चाइना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंकोफोनिया है, एंड EU एंड माल्टा एंड इंडिया। इंडिया इज ऑल्सो एज ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन, और इंडिया का मेंबर बना है, ऑब्जर्वर बना है 2019 में। द मेन ऑब्जेक्टिव इस कमीशन इज टू सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशियन आइलैंड्स थ्रू द रीजनल इंटीग्रेशन। द की एक्टिव एरियाज ऑफ इंडियन ओशियन कमीशन आर रीजनल ट्रेड एंड टूरिज्म प्रमोशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। एंड WTO हैज 164 मेंबर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स लाइक 23 ऑब्जर्वर्स हैं। WTO इज नॉट अ UN एजेंसी। WTO एक UN एजेंसी है क्या? नहीं, WTO इज नॉट अ UN एजेंसी। WTO UN relations are governed by agreements for effective cooperation with other intergovernmental organization। Relations between WTO and UN साइन इन, मतलब WTO और UN दोनों आपस में एक एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। इट डील्स विद रूल्स ऑफ ट्रेड रिलेशंस, रूल्स ऑफ ट्रेड रिलेशंस से डील करता है WTO। द उरुग्वे राउंड कंडक्टेड फ्रॉम 1987 to 1994 कल्मिनेटेड इन मराकश एग्रीमेंट विच एस्टैब्लिश्ड द WTO। उरुग्वे राउंड के बाद मराकश एग्रीमेंट हुआ, मराकेश एग्रीमेंट हुआ और उसमें WTO का गठन हुआ। Until formation of WTO, the GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, used to regulate international trade. GATT traces its origin to 1944 Bretton Woods Conference. GATT abolished in 1996 and WTO adopted the principles of GATT. अब इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे इसमें है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। ये कौन इशू करता है? WTO इशू करता है। इसका गवर्नेंस देख लेते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO। Ministerial conference is the top most decision making body of WTO. It meets every 2 years. Then comes General Council. General Council is located in Geneva and representative from all the member countries has the authority to act on behalf of Ministerial Conference from all member governments। तो जनरल काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे सारे मेंबर गवर्नमेंट के, और जनरल काउंसिल के पास पावर है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में एक बार मिलती है ना, इसलिए। और उसके बाद द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड भी इसके अंदर आता है, एक अदर बॉडी है। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO, इट डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन WTO मेंबर्स एंड पैनल वुड डिसाइड द केसेस बिफोर इट। उसके बाद है अपीलेट बॉडी, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। अपीलेट बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1995। अगर नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के ऑर्डर से, देन अ कंट्री कैन अपील इनटू द अपीलेट बॉडी। एंड अपीलेट बॉडी के अंदर 7 मेंबर बॉडीज हैं जिसका टेनियर, 7 मेंबर्स होते हैं और इसका टेनियर होता है 4 साल। एंड द मेंबर्स आर चूजन बाय कंसेंसस।
Each appeal is headed by each appeal is to be heard by 3 members chambers. It acts as a supreme court for international trade dispute. Its decisions are final and implemented within 30 days. अब आते हैं सावन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। सावन तो हम देख चुके हैं ना पहले भी, SAWEN, this we have already seen this, SAWEN, सावन। 8 कंट्रीज के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं इंटायर को। OPEC, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। इसका हेडक्वार्टर वियना है, ऑस्ट्रिया है, वियना ऑस्ट्रिया सिंस 1965। पहले इसका हेडक्वार्टर जेनेवा हुआ करता था। ओपेक का हेडक्वार्टर पहले कहाँ था? जेनेवा। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, UAE इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और इसके फॉर्मर मेंबर स्टेट्स हैं इक्वेडोर, इंडोनेशिया एंड कतर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फॉर्मर मेंबर स्टेट कौन कौन से? इक्वेडोर, इंडोनेशिया एंड कतर, ये 3 इसके फॉर्मर मेंबर स्टेट्स हैं। इट इज़ फॉर सप्लाई कंट्रोल एंड प्राइस कंट्रोल ऑफ ऑयल प्राइसेज एंड इट्स स्टेबलाइजेशन, क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस। अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो CP ओपेक प्लस कंट्रीज, एक ओपेक प्लस कंट्रीज भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसके अंदर ओपेक प्लस कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? ओपेक मेंबर्स प्लस अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरीन, ओमान, मलेशिया, साउथ सूडान, बहरीन, ब्रुनई, मैक्सिको। दीज आर द कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल अपार्ट फ्रॉम ओपेक कंट्रीज. इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑपरेटिंग फ्रॉम 2014. So this is all about OPEC. Then Commonwealth of Independent States, CIS, इसका हेड क्वार्टर है बेलारूस में, मिन्स्क में। 1991 में फॉर्मर सोवियत यूनियन के विघटन के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और इसके फाउंडर हैं बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, रशिया एंड उज्बेकिस्तान इसके फाउंडर्स हैं। अजरबैजान एंड मालदोवा एंड तजाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। अगला ग्रुपिंग है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। 1996 में बना ये मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनेस्कैप, एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज। नॉन रीजनल मतलब जो साउथ एशिया, जो एशिया से बाहर की कंट्रीज हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस के अंदर है। डेडिकेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म्स ऑफ लोन, ग्रांट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इसके अंदर वोटिंग वेटेज सिस्टम इज लाइक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में वोटिंग कैसा था? वेयर वोट्स आर इन प्रोपोर्शन टू द मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन। मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग वोटिंग था वर्ल्ड बैंक में भी, यहाँ भी। UNDP, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एस्टैब्लिश 1964-5 और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। 193 मेंबर UN मेंबर कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, और इंडिया भी इसका मेंबर है UNDP का। यूएन्स ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, इट प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेन एंड ग्रांट सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है बेसिकली, और इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन असिस्टेंस टू लीस्ट डेवलप कंट्रीज। इसके 5 रिपोर्ट्स आर इशूड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP। कौन कौन से हैं? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज बेस्ड ऑन द हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये 3 चीज़ों को ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रोवाइडेड देयर इज नो इनइक्वालिटी, इंडियाज रैंकिंग इम्प्रूव्ड टू 129th प्लेस आउट ऑफ 189 कंट्रीज फ्रॉम 138th लास्ट ईयर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो UNDP रिपोर्ट करता है उसमें इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। देन उसके बाद है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इट कैप्चर्स बोथ इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इट इज बेस्ड ऑन डेप्रिवेशन अक्रॉस 10 सेक्टर्स, 10 indicators
इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेट्स परसेंटेज लॉस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्यू टू इनइक्वालिटी। देन इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर लिया हमने। देन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इट इज ऑल्सो बाय यूएनडीपी। इंडिया रैंक 122 आउट ऑफ 162 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर इंप्रूव हुआ है एज 162 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर 0.829 एज कम्पेयर टू 0.828 ऑफ साउथ एशिया एवरेज। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन इशू कर रहा है? यूएनडीपी। और जेंडर गैप इंडेक्स कौन इशू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन? यूएनडीपी। द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड इन 2015 इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय यूएनडीपी। ठीक है, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको कौन मॉनिटर कर रहा है? यूएनडीपी। और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद है? एक बार याद करते हैं। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, एंड 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन। 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 30th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्लाइमेट एक्शन। एंड 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? यूएनडीपी कर रहा है। उसके बाद एक दूसरा प्रोग्राम है एक्सेलरेटर लैब। इट इज एन इनिशिएटिव बाय यूएनडीपी, स्टेट ऑफ कतर एंड जर्मनी टू फाइंड 21st सेंचुरी सॉल्यूशन टू टूडेज कॉम्प्लेक्स न्यू चैलेंजेस। ये कौन सा लैब है? एक्सेलरेटर लैब। इट इज लॉन्च्ड इन इंडिया। इट इज इन कोलैबोरेशन विद अटल इनोवेशन मिशन। इट विल बी पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ 60 ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ एक्सेलरेटर लैब। ठीक है, इंडिया के अंदर अटल इनोवेशन मिशन एक्सेलरेटर लैब के साथ है, का साथ दे रहा है। अब आते हैं आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इट इज ए फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड इन 2012, साइन इन 2019। इसका हेडक्वार्टर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, हेंस नो हेडक्वार्टर। ओके, सो इसके मेंबर हैं एशियान कंट्रीज के, आसियान के 10 मेंबर्स प्लस 5 अदर कंट्रीज। आसियान के 10 मेंबर कौन कौन से हैं? म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड सिंगापुर। एंड 5 अदर कौन कौन से हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 5 मेंबर्स हैं। तो 10 + 5 टोटल 15 कंट्रीज हो गए। टू अचीव मॉडर्न कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, अमंग द एशियन मेंबर्स एंड एशियन एफटीए पार्टनर्स। आरसीईपी हो गया। फिर आते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको IUCN कहते हैं। 1948 इसका हेड ऑफिस है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर बन सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है? कंजर्व करना conserve and to secure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable. The past 2 Indian persons has, अच्छा, पास्ट में इंडिया के 2 लोग ने इसके प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑक्युपाई कर लिया है, लेकिन अभी तक डायरेक्टर का पोस्ट इंडिया का कोई भी ऑक्युपाई नहीं कर पाया है। ओके फाइन। तो इसके अंदर रेड डेटा बुक है, लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज, रेड डेटा बुक। देन पिंक पेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए है। ग्रीन पेजेस स्पेसीज दैट वर फॉर्मली इंडेंजर्ड बट हैव नाउ रिकवर टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। तो रेड डेटा बुक के अंदर थ्रेटेंड स्पेसीज है। पिंक पेजेस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज आते हैं, और ग्रीन पेजेस में पहले जो इंडेंजर्ड थे लेकिन अब रिकवर हो गए हैं। अब आते हैं साइट्स, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो ये 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था, इफेक्टिव 75 से हुआ,
और इसका सेक्रेटेरिएट जो हमने पहले यूएनईपी पढ़ रहे थे वहाँ देखा था, इसका सेक्रेटेरिएट इज मैनेज बाय यूएनईपी और इसका लोकेशन कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनईपी का भी लोकेशन कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। करेंटली 183 कंट्रीज है, ठीक है। इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, साइट्स का क्या काम है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। Also known as Washington Convention, it was drafted in 1963 at a meeting of members of IUCN. Although CITES is legally binding on parties, it does not take the place of national laws. इसके अपेंडिक्स हैं, इसके 3 अपेंडिक्स हैं। साइट अपेंडिक्स 1 में अगर कोई स्पेसीज लिस्टेड है तो लिस्ट ऑफ मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज को बोलेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन एंड साइट्स प्रोहिबिट इंटरनेशनल, इसको इंटरनेशनल ट्रेड एकदम प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट व्हेन इट इज नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल प्रोहिबिट है अगर वो लिस्ट 1 में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है। अपेंडिक्स 2 में आता है तो इट नॉट नेसेसरीली नाउ थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन बट दे मे बिकम सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल्ड। सो ट्रेड परमिटेड विथ एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, इम्पोर्ट परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अपेंडिक्स 2 में है तो उसके लिए इंपोर्ट परमिशन नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट की जरूरत है। अपेंडिक्स 3 लिस्ट ऑफ स्पेसीज included at the request of party that already regulates trade in the species and that need the cooperation। मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के अपने कोई स्पेसीज को बचाने के लिए अदर कंट्रीज का सहयोग चाहिए तो उसको हम साइट से बोल के अपेंडिक्स 3 में लिस्ट कराएंगे, ठीक है। To prevent unsustainable or illegal extinction, adding or removing from appendix 1 and 2 or move between them can be done only by conference of parties। तो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के अंदर ऐड करना या इससे हटाना सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही कर सकते हैं, लेकिन अपेंडिक्स 3 कैन बी डन अवे एट एनी टाइम। अपेंडिक्स 3 कैन बी डन अवे एट एनी टाइम बाय एनी पार्टी यूनिलैटरली, क्योंकि उस पार्टी ने खुद ही अपना इसके अंदर ऐड कराया था। इसका प्रोग्राम है मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक प्रोग्राम, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम। इट इज मैंडेटेड बाय COP रिजोल्यूशन ऑफ साइट्स स्टार्टेड इन साउथ एशिया इन 2003 फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन। इसका रीजनल ऑफिस दिल्ली में लोकेटेड है। अब आते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एक टर्म है जो दिया गया है अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया के 3 कंट्रीज को। ये साउथ अमेरिका के 3 लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। एंड इट पोजेस 54% ऑफ वर्ल्ड्स लाइटेस्ट मेटल, दैट इज लिथियम। लिथियम इज सॉफ्ट सिल्वर वाइट अल्काली metals। lithium used for battery, lithium is used for batteries in solar panels and electric vehicles etc। तो इसलिए लिथियम का बहुत अभी डिमांड है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत डिमांड है बिकॉज ऑफ जो सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं इसके लिए। सो इंडिया इंपोर्ट्स 100% ऑफ लिथियम आयन बैटरीज और सेल्स। इंडिया 100% लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए न्यूज़ में था लिथियम ट्रायंगल, इसको कहते हैं अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया कहते हैं। इट इज़ नॉट एनी फॉर्मल ग्रुपिंग, जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। ओके, तो हो गया हमारा ख़त्म वैसे तो, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सेक्रेटेरिएट मेजरली स्विट्जरलैंड के अंदर किस किस कंट्रीज का सेक्रेटेरिएट है। टेक्स्ट फिल्टर्स कंटेन स्विट्जरलैंड में सेक्रेटेरिएट है इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, पढ़ने के बाद। स्विट्जरलैंड में सेक्रेटेरिएट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, देन IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का, UNCTAD का, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ओपेक का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN का, एंड फिर साइट्स का। ये इतने ऑर्गेनाइजेशंस का, कितने टोटल 11 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अब एक बार देख लेते हैं फ्रांस में किसका है हेडक्वार्टर। FRNC
फ्रांस। फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, यूनेस्को का, फाइनेंशियल रिस्क टास्क फोर्स का, OECD का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है, OECD। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है, और MTCR का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में है। फ्रांस इसको मैनेज करता है। अब एक देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में किसका हेडक्वार्टर है। ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया नहीं चाहिए, हाँ ये रहा। UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है। फिर IMF का हेडक्वार्टर US में है। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? US में है। बस, और एक और है ये USA। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है। तो UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, फिर फाओ का हेडक्वार्टर भी पहले था US में। फाओ का हेडक्वार्टर पहले US में था, फिर बाद में रोम में चला गया इटली में। तो UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका हेडक्वार्टर है USA में। UNDP का हेडक्वार्टर है USA में। ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ दिस important organizations series in news. Thank you.